Hello friends, welcome to my YouTube channel where I am going to cover the high yielding topics from the exam perspective. It would be better for your revision purpose. In line with this, today I will start with the British India Acts. And first one is the Regulating Act 1773. Before we deal with the provisions of the act, it is better to understand the background which will help us in applying the logic behind the said provisions so that we can save ourselves from the exhaustive rote learning. So we start with the Regulating Act of 1773. So the story begins with the Battle of Buxar in 1764, which end up with the Treaty of Allahabad, जिसकी वजह से जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स थे, द रिवेन्यू कलेक्शन राइट्स थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए थे. और फिर उसकी वजह से क्या हुआ, एक सेकेंड मेरे को, उसकी वजह से डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता रहा बंगाल में फ्रॉम 1765 टू 1772. दीवानी राइट्स और निज़ामत राइट्स, मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर का फंक्शन है वो, और दीवानी राइट्स अंडर EIC. सो EIC इज नाउ विद ऑल द पावर बट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो जब किसी के पास सारी पावर हो जाएगी और उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सो इट इज़ बाउंड दैट दे विल मिस यूज इट एंड द एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट विल नॉट बी अचीव्ड. सो वही यहाँ पर हुआ. रेगुलेटिंग एक्ट आया था वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर 1773 टू 85. देखो, ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम है ये याद रखना थोड़ा ज़रूरी है, बिकॉज जब आप थोड़ा टाइमलाइन याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं. एकदम आपको रोट लर्न नहीं करना है, पर हाँ थोड़ा सा आइडिया रखना है कि क्या हो रहा है. वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं. फर्स्ट वन इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. सेकेंड इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो पहला मराठा वॉर हुआ था 1775 टू 82, जिसके बाद में ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई थी. वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ही हुआ था. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 की जो फाउंडेशन है वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ही हुई थी. सो टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस which led to the need of this act are, क्योंकि सारी जो राइट्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है. इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारी करप्शन प्रिवेल हो रहा था उस टाइम, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो प्राइवेट ट्रेडिंग में इंडल्ज हो गए थे और वो बहुत ही करप्ट हो गए थे. उन्होंने प्राइवेट ट्रेड शुरू कर दिया था, मिस यूज़ ऑफ दस्तक्स. उन्होंने जो उनको दस्तक मिले हुए थे फ्री ट्रेड राइट्स, वो उनका मिस यूज़ करने लगे थे. उसके बाद जैसे ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की वजह से जब उनके पास दीवानी राइट्स आए, तो उन्होंने जो किसान हैं उनका ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया विद एक्सेसिव रिवेन्यू कलेक्शन. मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा उन पर टैक्स लगाया इस वजह से. और उसके बाद भी आप देख रहे हो, जब इतना एक्सेसिव रिवेन्यू कलेक्शन है फिर भी उसके बाद भी कंपनी के पास क्या है, कंपनी बैंकरप्सी. दिस इज इम्पॉर्टेंट. जब आप इतना रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो तो फिर आप कंपनी बैंकरप्ट कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये लोग बार बार ब्रिटेन के जो बैंक था उनसे लोन मांग रहे थे और उसको चुका नहीं पा रहे थे. सो दिस shows the sorry state of EIC affairs. So okay, तो ये हमारा बैकग्राउंड है. ये भी हम बात देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या क्या किया. स्टार्टिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773. तो ये पहला एक्ट था जिसमें इंडियन अफेयर्स में ब्रिटेन पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार की डायरेक्ट इंटरवेंशन देखी गई. तो अब इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की वजह से जो कंपनी का रोल है वो पहली बार गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने रिकॉग्नाइज किया बियॉन्ड ट्रेड. उन्होंने बोला कि हाँ आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल राइट्स भी हैं, क्योंकि वो ऑल आपको पता है वो एक्सपेंड कर रहे थे रेवेन्यू मैटर्स में इंडिया के. सो इस वजह से तो इन्होंने इस एक्ट की वजह से एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन होता है. गवर्नर जनरल इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की वजह से गवर्नर जनरल और काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स इस्टेब्लिश की जाती है.
जहाँ पर मेजॉरिटी रूल से फैसले लिए जाएंगे। ऑब्वियसली अगर काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स है तो जो गवर्नर जनरल का राइट था वो एक कास्टिंग वोट के हिसाब से था। कास्टिंग वोट मतलब अगर टाई होता है तो फिर गवर्नर जनरल वोट करेगा। इसी एक्ट इसी एक्ट के अंडर एक सुप्रीम कोर्ट भी स्थापित किया जाता है जिसके पास ओरिजिनल और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन होगी। गवर्नर जनरल के पास अच्छा विद दिस एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज हैव बिकम the supreme over the other presidencies. This should be reminded in matters of peace and war. रेवेन्यू मैटर्स में नहीं, पर हाँ अगर कंपनी कहीं पर वॉर लड़ रही है तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की परमिशन लेना ज़रूरी हो जाती है। बॉम्बे और मद्रास कलकत्ता के अधीन हो गए हैं, सबऑर्डिनेट हो गए हैं इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। EIC टू प्रोड्यूस ऑल पेपर्स रिलेटेड टू सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू मैटर्स टू द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि जितने भी सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर्स आप जो इंडिया में कर रहे हो वो सारे के सारे आप हमें ऑफिशियल तौर पर एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करो कि जो भी आप इंडिया में रहकर काम कर रहे हो इन मैटर्स ऑफ सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो सब आपको गवर्नमेंट को दिखाना होगा कि आपने क्या क्या किया है। इसी एक्ट से जो कंपनी ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनका टर्म इंक्रीज कर दिया गया था 1 से 4 साल तक। ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए अब करप्शन से ग्रस्त करप्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम लोगों का जो टेन्योर है वो इंक्रीज कर देता हूँ इन द होप ऑफ दैट द कंपनी ऑफिशियल्स विल नॉट fall in the trap of corruption. And with this, 1/4 of directors will retire every year and they will not be eligible for re-election. दोबारा से re-elect नहीं हो सकते हैं। इस एक्ट के साथ कुछ इश्यूज थे, जैसे कि वेग प्रोविजंस, क्योंकि गवर्नर जनरल और जो काउंसिल ऑफ 4 थी उनके बीच में हमेशा से एक टसल बना रहता था कि क्योंकि वेग प्रोविजन की वजह से पता नहीं था कि गवर्नर जनरल की पावर्स और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स ओवरलैप कर रही थी। इसी की वजह से अमेंडमेंट एक्ट आता है 1781 जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन कर देता है कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कलकत्ता के अंदर जितने भी लोग आते हैं इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता उन तक सीमित है और लोगों पर उनके पर्सनल लॉ से एडमिनिस्टर किया जाएगा। जो भी कंपनी के सर्वेंट्स हैं वो जब अपनी ड्यूटीज़ का डिस्चार्ज कर रहे होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स से इम्यून रह सकते हैं, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत परेशान हो गया था सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से, क्योंकि हर छोटे छोटे मैटर्स में कंपनी ऑफिशियल्स को घसीटा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो वॉरेन हेस्टिंग्स काम नहीं कर पा रहा था अच्छे से। इस वजह से जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसमें गवर्नर जनरल को पावर्स दे दी गई इन मैटर्स ऑफ रेवेन्यू इन रेवेन्यू मैटर्स, और जो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है वो रेवेन्यू मैटर्स से एक्सक्लूड कर दिया गया। सो द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 इंट्रोड्यूस्ड द the defined jurisdiction of Supreme Court and Council of Governor General. So, talking about the Warren Hastings, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या क्या काम किया था अपने कार्यकाल में। इन्होंने नवाब को एनुअल पेंशन रोक दी थी और जो बंगाल में डुअल सिस्टम चल रहा था गवर्नेंस का वो भी एंड कर दिया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ये इंपॉर्टेंट है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने इतारेदारी और लीज सिस्टम 5 साल के लिए किया था। कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉज ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर हुआ था, क्योंकि 1769 के टाइम पर फेमाइन आ गई थी, तो ऐसी फेमाइन फ्यूचर में ना हो इस वजह से यहाँ बचने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने पब्लिक ग्रेनरीज को स्टार्ट किया था विच इज़ नोन एज, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेट गोला एट पटना। पोस्टल सर्विसेज भी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर डेवलप हुई थी और वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ही फर्स्ट कार्टोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज introduced was founded by James Rennell. वॉरेन हेस्टिंग्स ने दस्तखत पर बैन लगा दिया था प्राइवेट ट्रेड में, और 1781 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1781 में कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ही वॉज फाउंडेड।
और 1784 में बाय विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड. दिस इज ऑल हैपनिंग इन द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स. चार्ल्स विल्किंस, इन्होंने गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. ये वो भी इन्हीं के कब किया था आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल रेट क्या था, मतलब जो इंडियन और नॉन इंडियंस है उन दोनों पर ही समान कर लगा दिया गया था. सो this is it for today. If you have come this far and if this video could add any value in your revision process, please show your support by liking the video and subscribing to this channel. Thank you.